वेलकम टू मोनिका क्लासेस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? 6 चैप्टर्स में आपको करवा चुकी हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको बिज़नेस करना? बिज़नेस करने जैसा ही लग रहा होगा ना, क्योंकि आप इसमें सब कुछ बिज़नेस करने के तरीके से तो सीख रहे हो, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो चलिए हम कर रहे हैं +1 का बिज़नेस स्टडीज़। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज हम। वो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे ये जो चल रहे थे वो क्या चल रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि व्यावसायिक संगठन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने कौन कौन से कर चुके हैं, है कुछ ध्यान? सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली, जो आपके घर में जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, है ना। फिर उसके बाद कौन सा कराया था मैंने, पार्टनरशिप, जो इससे ठीक पहले हुआ था कि अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो हमने पार्टनरशिप कर लिया था। अब जैसे जैसे हमारे बिज़नेस बड़े होते चले जाते हैं तो हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए होता है। एक अकेले व्यक्ति के पास तो इतना सारा पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें और भी चाहिए, तो हम थोड़ा और बड़ा संगठन बनाते हैं। आज इसीलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है कौन सा, सहकारी समितियाँ, जिसे आप कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर हम ये कहें ना कि ये क्या एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसे लोगों का भी संगठन है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, बहुत छोटा छोटा है, जिनके पास पूंजी की कमी है और उनका शोषण ना हो, इसके लिए एक किस्म से ये सहकारी जो समितियाँ बनाई जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सहकारिता। सहकारिता, सह मतलब मिलकर और कार का मतलब कार्य। तो मतलब क्या हुआ, सहकारिता मिलकर काम करना। इसका एक बड़ा फेमस सा है मंत्र, क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हर एक जना सबके लिए है और सब एक के लिए है, ठीक है। तो सबने एक दूसरे से मिलकर काम करना है। सब लोग इसमें क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी सी सेविंग्स को करके, इकट्ठा करके एक बड़ी वो बना लेते हैं। एक सदस्य है, उसके ऐसे ही मेंबर बन जाते हैं जो एक जैसे हितों के लिए होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, मिलके उन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली, तो मिलके सोसाइटी बना ली, तो जो उनको चाहिए, अब एक अकेला जाके एक चीज़ दुकान से ख़रीदेगा तो उसे तो रिटेल प्राइस पर मिलेगी, लेकिन वही चीज़ जब आप बल्क में लेते हैं तो उसे होलसेल प्राइस बोलते हैं, है ना। तो जब वो बल्क में आप ले रहे हैं, अब आपके पास अकेला तो क्या करेगा, लेकिन जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि कई सारे लोग हो गए, सबको चाहिए वो चीज़, तो फिर वो बल्क में ले लेते हैं, उन्हें सस्ती भी मिल जाती है, वो भी उनका फ़ायदा हो जाता है। तो इसका मेन एक उद्देश्य पता है क्या चीज़ है, ये लाभ नहीं कमाने का, इसका मेन उद्देश्य का हो जाएगा लाभ तो ठीक है, लेकिन लाभ कमाना मेन उद्देश्य नहीं होता। लाभ कमाने की जगह ये कहती है भी अपने जो उसके मेंबर्स हैं उनको ये प्रायोरिटीज़ देती है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें, ठीक है। तो इसका एक किस्म से हम ये कह सकते हैं, अगर हमें इसकी डेफिनेशन देने के लिए कहा जाए तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर कि इसका अभिप्राय लोगों के एक ऐसे ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। मतलब कुछ लोग मिलकर अपने आपस के हितों की सुरक्षा के लिए जो है ना, वो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो इसमें काम कर सकते हैं कि वो थोक में माल खरीदते हैं और अपना सबको दे देते हैं। तो इससे क्या है कि जो वीक हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, दलाल हैं, अगर कोई उनका शोषण करना चाहता है तो वो उन सब से छूट जाता है। समझ में आया? तो इसके लिए अलग अलग टाइप की मार्केटिंग वाली अलग हैं, किसानों की अलग बनी हुई हैं, उधार माल की अलग हैं, हर टाइप की अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो हम उसके लिए बात आगे आगे धीरे धीरे करते हैं। जैसे पार्टनरशिप में था ना,
एक अलग से एक्ट बना रखा था, ऐसे ही इसमें भी बना हुआ है। अगर कोई आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, तो आप उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी एक डेफिनेशन करोगे कि जो एच कलवर्ट ने दी है कि कॉपरेशन क्या है। कॉपरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। अभी हमने यही किया ना कि जिसमें जैसे एक जैसे हित के लोग जो होते हैं उनको वो मिलकर अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए अपना मिलजुल के जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैं आपको हर उसमें बोलती हूँ कि अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन आपको पता चल गई तो समझो 2-4 करेक्टरिस्टिक्स तो आपकी वहाँ से निकल ही आई। तो यहाँ पे सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या बन गई फिर, वॉलंटरी मेंबरशिप। आपकी मर्जी का संगठन है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनो ही बनो। आपका मन आए तो आप बन जाओ, आपको लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा तो आप अपने मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन दो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो छुड़वा देंगे, आपके जो पैसा लगा रखा है वो आपको वापस कर देंगे, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से किसी को बेच नहीं सकता, उसको वो जाएगा तो उसको पैसा उसको मिल जाएगा। फिर अगली चीज़ क्या आ जाती है, लीगल स्टेटस। ऐसे ही कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, जब तक कि मैंने भी बताया जैसे उसमें था पार्टनरशिप का एक एक्ट बना हुआ था, ध्यान है क्या नाम था उसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये वाला कौन सा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। अब ये 1932-1912 क्या बला है भाई, 1932 का मतलब कि ये तब से अप्लाई हुआ था, 1912 का मतलब है ये 1912 से है। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि हमारे एक्ट किस लिए बनाए जाते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड, ताकि जो भी इश्यूज़ हों वो आपके ख़त्म हो जाए, उनमें आपको क्लैरिटी हो जाए, तो इसलिए अलग अलग चीज़ का अलग अलग एक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर भी जब तक अगर आप अपने आगे लगाना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब सबसे मेन पता है क्या फ़ायदा है यहाँ पे जो लायबिलिटी की बात आती है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी है। अब तक देखो मैंने जितने भी फॉर्म्स आपको करवाए ना, सब में आपकी क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब था कि अगर बिज़नेस में लॉस हो गया तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती थी, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितनी उन्होंने पूंजी लगा रखी है, जितनी कोई गारंटी दे रखी है। अब क्योंकि जब एक जगह बहुत सारे लोग बने होते हैं ना, मिल के काम करते हैं, तो वो शेयर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में वो पैसा लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर, ठीक है, अंश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंश। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जितना उसने शेयर परचेज कर रखे हैं और उनमें जितना उसका पैसा देना रहता है, ठीक है, तो या उसने गारंटी दे रखी है, बस वहीं तक, लॉस हो गया उससे ज़्यादा वो पैसे नहीं देगा। अगर एक पर्सन मान लो कि 10 रुपये वाला एक शेयर था, उसके पास 100 शेयर हैं, कितने के शेयर हो गए, 1000 के। अब उस पे वो 200 तो दे चुका है, कितने बचे, 800। तो मतलब अगर कंपनी को लॉस हो गया तो वो 800 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकती, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। अगली बात आती है फिर इसमें कंट्रोल की। अब कंट्रोल क्या है, जो कंट्रोल है वो डेमोक्रेसी पे होता है। आप आपस में मिलजुल के बने हुए हैं, सब एक अपनी मीटिंग करेंगे, चुनाव करेंगे कि भाई कौन आपका मेन काम होना चाहिए, जो मेन काम करेगा, है ना, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना अपने को, तो वो सारा का सारा वो मिलजुल के देखते हैं कि कौन बंदा करेगा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, अभी मैंने बताया, लाभ नहीं कमाना बल्कि एक किस्म से सर्विस करना हो गया, जो सेवा का भाव कि जो उसके मेंबर्स हैं उनकी सेवा करनी है, उनको मेन कॉस्ट पे देना है, हमने उनसे बेनिफिट नहीं उठाना। यहाँ पे वोटिंग राइट की भी इक्वलिटी है, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जितने शेयर है ना आपके पास उतने वोट चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक पर्सन है, चाहे उसके पास 1000 है, चाहे 2000 है, या एक ही शेयर हो तो भी वो एक ही वोट देगा, वो उससे ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। अब बात आती है प्रॉफिट की, क्योंकि प्रॉफिट तो कमाने के लिए हम नहीं कर रहे काम, है ना,
तो यहाँ पे जो प्रॉफिट जितना भी हुआ है उसका आपको कुछ तो जनरल रिज़र्व रखना पड़ता है, कुछ आप डिविडेंड दे सकते हो, कुछ आपको डेवलपमेंट पे करना पड़ता है, कुछ बोनस वगैरह का दे सकते हो। तो मतलब इस तरीके से चलता है। ज़्यादातर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो कैश ट्रेडिंग करती हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की ज़्यादा कमी होती है, पैसा नहीं होता इनके पास, तो ये अपने हितों के लिए बनाई जाती हैं। तो ये ज़्यादातर कैश ट्रेडिंग करती हैं। ज़रूरी नहीं है, उधार भी बेच सकती हैं, पर ज़्यादातर जो होता है ये कैश ट्रेडिंग ही करती हैं। पैसा इनके पास कहाँ से आता है? या तो जो इनके मेंबर्स होते हैं वो देते हैं, या फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से जो भी लोन वगैरह ये लेते हैं, या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देती है, ये चीज़ें होती हैं। रही बात गवर्नमेंट के कंट्रोल की, तो क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है इस पर? नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से बनी है, लेकिन टाइम एंड अगेन जो गवर्नमेंट है ना वो इन पर निरीक्षण कर सकती है, इनको चेक कर सकती है, इनको भेजनी पड़ती है अपनी रिपोर्ट वगैरह, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो इनको रजिस्ट्रार के पास भेजनी ज़रूर पड़ती हैं। तो ये थी हमारी कुछ इसकी क्या हैं विशेषताएं। अब अगर मैंने इसमें बार बार जिक्र किया कि भाई हाँ ये इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे था इसका भी मैंने आपको बताया। तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा? सेम वैसे ही जैसे हम पार्टनरशिप का करते थे, वो पार्टनरशिप एक्ट में करते थे, और ये कौन से एक्ट में करते हैं हम? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में करते हैं। यहाँ पे उसके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई के तो अपने अलग कोऑपरेटिव नियम हैं, बाकी इंडिया के लिए सेम है। हर राज्य में इनका क्या होता है? एक रजिस्ट्रार होता है। वहाँ फर्मों का रजिस्ट्रार था, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। फिर जो लोग करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे बताते हैं भाई हमारी समिति जो है, हमारी सोसाइटी ये काम करेगी, इसका ये नाम होगा, इसका ये उद्देश्य होगा, उसमें शेयर्स इतने होंगे, जो मेंबर्स होंगे उनके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या लायबिलिटीज़ होंगी। जैसे पार्टनरशिप में होता था ना, तो सेम वही चीज़ें हैं। वहाँ पे कम से कम कितने मेंबर्स थे? 2। यहाँ पे कितने हैं? 10 हैं। जो भी मेंबर्स, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो भी सब वो अपने उसमें एप्लीकेशन में दे देते हैं। अगर रजिस्ट्रार को लगेगा वो सेटिस्फाई हो गया उनकी सूचना से, तो वो उसका क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन कर देता है। फिर रजिस्ट्रेशन जैसे ही वो कर देगा तो उसको अलग से उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गई। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं। जबकि जो इससे पहले हमने 3 फॉर्म किए थे उसमें किसी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, सिर्फ इसमें है। तो इसलिए जब इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जो कमेटी है, जो सोसाइटी है, ये अपने नाम में प्रॉपर्टी भी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, और दूसरों के अगेंस्ट जो है वो केस भी फाइल कर सकती है। ठीक है। और इसके जो ऑफिस बेयरर्स कौन होंगे? जो मेंबर्स चूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि वो मीटिंग करते हैं, उसमें वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, सेक्रेटरी क्या होंगे और प्रेसिडेंट क्या होंगे। 2 साल के लिए वो लोग अपॉइंट होते हैं, और 2 साल के बाद फिर हम उन्हें रीसिलेक्ट करते हैं। दोबारा से हम मीटिंग करेंगे, अपना जैसा भी है उनको कंटिन्यू करना है या कोई और अलग लोगों को हमें करना है, तो हमारा ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए।